हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वी आर स्टार्टिंग 11th फ्री फाउंडेशन क्लास, और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नीट एग्जाम के बारे में डिटेलिंग देखी थी कि उसका मार्क्स क्या है, वेटेज क्या है, उसका सिलेबस क्या है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रॉपर सिलेबस ऑफ फाउंडेशन क्लास। सो व्हाट इज फाउंडेशन क्लास? It helps to bridge a gap between 10th and 11th, right? So जितने भी मेरे 10th अपीयर स्टूडेंट्स, छोटे भाई बहन, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अभी 10th तो पास हो चुके हो ही जाओगे, और अब आप 11th में जाने वाले हो। और जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनना, तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे आपका बेस बना रहे हैं। और भैया सब लोग जानते हैं कि अगर आपका बेस एकदम मजबूत रहेगा तो आगे आप जो भी पढ़ेंगे वो भी एकदम मजबूत रहेगा। तो चलिए आज का एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपकी 10th की बुक में भी आपको मिलेगा और 11th की बुक में भी आपको मिलेगा। लेकिन 10th से 11th की बुक में इसको कनेक्शन कैसे लगवाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ चीजें इसमें से आप पहले से जानते हैं, फिर भी आप बड़े गौर से सुनना, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स न्यू आते रहेंगे जो आपको 11th से कनेक्ट करवाएंगे, राइट? तो कल मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि बायोलॉजी में टोटल कुल मिला के 10 यूनिट है, जिसमें से 11th में 5 यूनिट है और 12th में 5 यूनिट है। अब 11th के जो 5 यूनिट है, मतलब यूनिट नंबर 1 to 5, उसमें से आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5th। यूनिट 5th बोले तो ये है क्या? यूनिट 5th है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है, 11th एनसीईआरटी बुक, तो आप सारे बच्चे इंडेक्स में देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास बुक्स नहीं है, तो मैंने आपसे बताया था कि आप प्ले स्टोर पे जाके एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम था ई पाठशाला, जिसके अंदर आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स मिलेगी। तो जब भी आपके पास बुक्स होंगी तो आप देखना यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें कुल मिला के 7 चैप्टर्स है। 7। इट इज द बिगेस्ट यूनिट of all biology units comparatively। तो भैया बात ऐसी थी कि यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी 7 चैप्टर्स, तो नीट के हिसाब से इसका महत्व कितना हो? सबसे ज्यादा, राइट? यूनिट नंबर 5 में से आज तक ऐसा देखा गया है कि 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट यूनिट। 7 चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो वेटेज है ये सबसे हाईएस्ट हो जाता है। मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये नीट एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और ये उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसलिए आप इसमें से हर चीज ध्यान से सुनेंगे। अब सर, चैप्टर का नाम लिखा है चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाम देख के समझ में तो आ गया होगा बेटा कि खाने से रिलेटेड बात चल रही है, राइट? तो सर ये तो हमको 10th में भी था, लेकिन अब 10th और 11th में भी कुछ फर्क होगा। 11th से जब आप आगे बढ़ोगे 12th में, 12th से आगे बढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, हर एक में स्टेजेस बढ़ते जाएंगे आपके, और हमेशा से ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके लिए बेस अगर पक्का रहा तो आगे की स्टडीज बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऐसा सिखाऊंगा कि आपके फर्स्ट ईयर का एमबीबीएस का बेस भी यहीं से पक्का होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा कि आप पीछा पढ़े नहीं पढ़े, उसको बस वो आगे का ही पढ़ा है। तो अपने को बेस पक्का रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे मेरे हमेशा से आदत है, मैं चैप्टर के नाम से शुरू करता हूं। तो एक शब्द है डाइजेशन, दूसरा शब्द है एब्जॉर्प्शन। अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, आपने निवाला बनाया, लिया, एनगल्फ किया, उसको निगल लिया, उसको चबाया, निगल लिया। तो ये जो चबाने की प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, च्यूइंग प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेशन, राइट? डाइजेशन में ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, जो बड़ा फूड पार्टिकल है, जो बड़ा न्यूट्रिएंट है, उसको ब्रेक करना है, ब्रेक डाउन करके छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट करना, और इतने छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना ताकि वो चीज हमारी बॉडी में क्या हो जाए बेटा? एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एब्जॉर्ब। अब डाइजेशन का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं लिखवाऊंगा, पहले तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो। अब अगर 11th एनसीईआरटी बुक में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर की आप शुरुआत देखते हो, तो उसमें सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया। मतलब सीधा आपके सारे पार्ट्स शुरू कर दिए, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सब आपने सुना हुआ है बेटा।
ठीक है। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और बेसिक से जाएंगे। अब डाइजेशन की बात चल रही है तो कुछ बुक्स में ये चैप्टर का नाम दिया गया है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन वेरी पर्टिकुलर बेटा, हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिट देखो कौन सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट न्यूट्रिशन नहीं, डिफरेंट एनिमल न्यूट्रिशन नहीं, उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ पे पर्टिकुलर बात चल रही है। फिर भी हमको थोड़ा सा आपके 10th के लेवल पे इंट्रोडक्शन हम इसका करेंगे। चलिए, न्यूट्रिशन, ये शब्द का मतलब क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि न्यूट्रिशन वर्ड हमने कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट टाइप्स है वो आपकी 10th की बुक में दिए हैं, मैंने देखा था। अब न्यूट्रिशन जो वर्ड है बेटा, अगर जब हमारे सामने आ जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं आपको वो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो हमको नीट एग्जाम में काम आएगा। सो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ all the processes like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। सो भैया डेफिनेशन आपके सामने है। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो इन सारी प्रोसेसेस का एक टोटल है। इन सारी मतलब देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब हमने ये डेफिनेशन क्यों चूज किया? क्योंकि हमारे चैप्टर को बिलोंग करते हैं। ये जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे, ये स्टेप्स आपको पता रहना जरूरी है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिलोंग करते हैं। नहीं तो हम तो इसका डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते थे कि इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस थ्रू विच द एनर्जी इज इल्ड, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी का चलता रहेगा। ये ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस है। अब हमको इसी डेफिनेशन पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि ये अब हमारे चैप्टर को कनेक्ट करेगा। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 स्टेप्स लिखे। These are called as the 5 steps of nutrition, ठीक है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंसानों के अंदर ये 5 स्टेप सीक्वेंस में चलते हैं और जो मैंने लिखी वही सीक्वेंस में चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है इंसानों में कि आपने पहले डाइजेशन कर लिया और उसके बाद खाना निकल लिया, मतलब इंजेशन कर लिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हाँ, जैसे आप डिफरेंट एनिमल्स की बात कर रहे हो तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको स्पाइडर का। स्पाइडर आप सब लोग देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। तो वो पहले अपने खाने को क्या करती है बेटा, बाहर ही डाइजेस्ट करती है अपने सलाइवा के थ्रू। वो अपने जाल में आपने देखा है, अपने शिकार को पकड़ के लपेट के रख देती है, फिर अपना सलाइवा उस पर डाल देती है। उसके सलाइवरी एंजाइम्स उस खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक बार वो खाना बाहर ही, उसकी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं, हमारे इसमें ये सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह से चलने वाली है, ठीक है? अब ये जो सीक्वेंस हमने 5 स्टेप बनाए, इसके बारे में हमको एक ही 2 शब्द हम जरूर लिखें। जैसे सबसे पहला है सर इंजेशन, बहुत आसान है, सिंगल लाइन का प्रोसेस है। इसमें मतलब इतना आसान है बेटा, इंजेशन मतलब क्या होता है भैया, निवाला बनाया मुंह में डाल, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, इंजेशन प्रोसेस। ओके, मतलब सर इंटेक ऑफ फूड और वाटर थ्रू माउथ, इंटेक ऑफ फूड और वाटर थ्रू माउथ। नेक्स्ट, अब खाना सर मुंह में ले तो लिया है, अब इसके आगे की प्रोसेस, द सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा, हम खाना चबाना शुरू करते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइजेशन। बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 प्रकार के डाइजेशन चलते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मतलब सर जैसे आपने खाना लिया, आप चबा रहे हो, मतलब आप उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हो।
मतलब इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, नॉन डिफ्यूजेबल को डिफ्यूजेबल में कन्वर्ट करना और नॉन एब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल में कन्वर्ट करना, तब बोलते हो डाइजेशन प्रोसेस। लेकिन डाइजेशन की शुरुआत ओरल कैविटी से जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। जब आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया और जब आपने उसको स्वेलो किया, निगल लिया, तो वो नीचे गया स्टमक में, स्टमक से जाके इंटेस्टाइन में गया। तो अब स्टमक में और इंटेस्टाइन में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड पार्टिकल को और स्मॉल और फाइन पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। जब एंजाइमेटिक एक्शन चलता है बेटा, तो उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल डाइजेशन। और जब ये दांतों का एक्शन चल रहा था, उसको क्या बोल रहे थे बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन। सर चाहे मैकेनिकल हो या केमिकल हो, पर्पस क्या था? स्मॉल पीसेस, फाइन पीसेस, ताकि अगला स्टेप हम लोग परफॉर्म कर सके, क्या? एब्जॉर्प्शन, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो डाइजेशन की हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल and non-absorbable food substances are converted into simple, diffusible and एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल, नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल, नॉन एब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल। तो बेटा देखो चैप्टर का नाम ही डाइजेशन था, अब उसकी डेफिनेशन यहां पे आ गई है। अब सर डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा, थोड़े कम चांसेस वर्ड मीनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेशन शब्द का मतलब बताइए। ठीक है? अब इसका जो वर्ड मीनिंग है बेटा, अब बच्चे देखो ऑप्शंस में होते हैं कि डाइजेशन शब्द का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड और दूसरा ऑप्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। तो इसका मोर करेक्ट आंसर है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। अब ये ब्रेकडाउन और हाइड्रोलिसिस में फर्क क्या था बेटा? बेटा ब्रेकडाउन एक जनरल टर्म हो गया, लेकिन हाइड्रोलिसिस शब्द है ना, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से पढ़ा है। जैसे अंदर जो स्टमक और इंटेस्टाइन में एंजाइम्स थे, तो वो जब फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते थे, दैट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो इसलिए उधर हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इज मोर करेक्ट आंसर। तो डाइजेशन का वर्ड मीनिंग। ओके, अब बेटा हमने इतना खाया, क्यों खाते हैं हम लोग? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हमारी बॉडी सारे काम कर सके। अब स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसा कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं और ब्लड उसको पूरी बॉडी में क्या करता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपके बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, हर सेल को कुछ ना कुछ भूख तो लगती होगी ना बेटा, तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके वो लोग खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब अगला जो स्टेप है बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन। तो ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो हमने ऊपर बनाए आर एब्सॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लड सबसे मेन इंसान है जो जिम्मेदार है कि जो पूरे बॉडी में घूम घूम के हर एक सेल को कुछ ना कुछ खाने के लिए देगा ताकि वो सेल जिंदा रह सके। अब सर बात ऐसी है कि आपने कहा डाइजेशन में हम लोग खाना चबाते हैं। बेटा आप लोग जानते हो आपको रियलिटी में खाना एक निवाले को कितने बार चबाना पड़ता है? चबाना चाहिए, आपको मालूम है? जितने आपके दांत है उतनी बार। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास 32 दांत है, तो एक निवाले को 32 टाइम्स आपने च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। करता है कोई? सर फिर तो खाना खाने को 2 घंटा लगेगा, उसमें तो लेक्चर का टाइम निकल जाएगा हमारा, राइट? लेकिन बेटा दिस इज द रियल प्रोसेस। जब आप खाना पूरी तरह से चबा के खाते हो तो वही प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, नहीं तो वो नहीं होता है। ठीक है? अब देखो बेटा, जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। चलिए हम लोग मानते हैं कि आपने खाना कोई इंसानियत से चबाया है,
एब्जॉर्ब भी हुआ है और हमने वो एक एक सेल को दे भी दिया है। अब सर वो सेल उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी बोली तो बेटा हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। और वो एटीपी उस सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसका सेल डिवीजन, वो सारी चीजों में काम आ रहा है। तो द फोर्थ स्टेप इज असिमिलेशन। अब सर ये वाला स्टेप क्या होता है सर? एसिमिलेशन को बहुत सिंपल शब्द में याद रखो बेटा, यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन करना मतलब क्या होता है बेटा? यूटिलाइजेशन। मतलब सर यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो, यूज करो। किसको? आपने इतना खाया, इंजेस्ट किया, चबाया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके सेल तक गया। जब सेल के पास वो फूड पार्टिकल गया तो सेल क्या बोलेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे भूख नहीं है, आप जाओ यहां से, राइट। तो फिर तो हमारी सारी जो प्रोसेस है, जो सारी मेहनत है, वो तो बर्बाद होगी। अब जो सेल के पास जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो सेल ने उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिमिलेशन प्रोसेस। तो इसको मैं यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? use of nutrients for growth and development of cells। हम इसे सीधा एक शब्द में भी लिख सकते थे बेटा कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। मतलब सर सेल चैप्टर आपको 10th में है, सेल चैप्टर में आपको प्रोटोप्लाज्म आता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब पूरा जेल लाइक मटेरियल जिसमें पूरे सेल है। अब सेल की ग्रोथ होना मतलब पहले प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होना, ये सब चीजें उसके अंदर आने वाली है, ठीक है। तो एसिमिलेशन इज यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स और द बॉडी पार्ट्स। अब सर सबसे आखिरी का स्टेप बच गया, दैट इज इजेशन। दैट्स इजेशन। अब इजेशन की मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इजेशन क्या है? इट इज नथिंग बट एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थ्रू एनस। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थ्रू द एनस। मतलब सर देखो, आपने खाना खाया, आपने उसे इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, लेकिन कुछ फूड पार्टिकल ऐसे होते हैं बेटा जो डाइजेस्ट नहीं होते। मतलब सर जैसे एक नाम बताता हूं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा सर अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो, मतलब अगर वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ही रहा तो वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, और अगर जब वो एब्जॉर्ब नहीं होती है तो फिर उनका होता क्या है सर? तो उनका ये होता है सर, इजेशन। उनको बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, राइट। तो माउथ से लेकर एनस तक एक पाइपलाइन है, माउथ से लेकर एनस तक एक लंबी पाइपलाइन है, 10 से 8 मीटर की पाइपलाइन है। अब ये पाइपलाइन अलग अलग फॉर्म में है, बीच में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ऐसा कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। आई रिपीट बेटा, ध्यान से सुनिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्लेस वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस। नाउ व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? जो चीजें पचती नहीं है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स में, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही, अब इसको बॉडी के बाहर फेंकना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वेस्ट प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं फीसेस। क्या बोलते हैं बेटा? फीसेस। और वही फीसेस को, मतलब जो बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, उसको हम बाहर फेंक देते, और वो बाहर फेंकने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थ्रू द एनस। और ये इजेशन को आप दूसरा नाम दे सकते हो डेफिकेशन। इसमें हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट्स डेफिकेशन।
ओके, तो भैया बात ऐसी थी कि डेफिकेशन, डीई मतलब रिमूवल ऑफ फीसेस थ्रू द एनस, डेफिकेशन, another word is ejection. So these are the 5 steps, simple 5 steps of nutrition in human beings. Sequence matter बेटा, तो पहला स्टेप कौन सा हुआ? इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा यूटिलाइजेशन, और पांचवा जो पचा नहीं उसको बॉडी के बाहर निकालना, दैट इज द इजेशन. आप कभी भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे बेटा, ये हमेशा से आप लोग ध्यान रखेंगे. तो यहां तक बात आपको एकदम से समझ में आ गई, पूरे पॉइंट्स क्लियर है इसके अंदर, राइट? चलिए मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो ये हो गए 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सर आपने न्यूट्रिशन शब्द तो बता दिया, लेकिन एक शब्द यहां पे जरूर आया था, दैट इज अ न्यूट्रिएंट्स. तो दोनों में फर्क क्या होता है? तो मैंने जैसे एक बच्चे से पूछा कि व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट्स, तो उसने बोला सर पोषक तत्व. मतलब यार बात तो एकदम करेक्ट है कि तुमने न्यूट्रिएंट्स का हिंदी का शब्द बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे अभी नहीं समझा कि न्यूट्रिएंट्स है क्या. सो लेट्स सी. वैसे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी जो हमने न्यूट्रिशन आर्टिकल पढ़ा है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? लाइक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आप हमारे दूसरे वीडियो में, मतलब हमारे जो सर है दूसरे सर, वो आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फिलहाल हमारे हिसाब से न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर? अब इसके भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. अब जैसे न्यूट्रिएंट्स को मैंने कहा पोषक तत्व है, मतलब ये वो चीजें जो हम लोग खाने के थ्रू खाते हैं और इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सब चीजों के लिए. तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड. ओके, अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं. मतलब सर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो सर कुछ एग्जांपल देके समझाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है, वो एक केमिकल है, वो केमिकल के भी 2 प्रकार है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. सादी भाषा में बताना सर क्या है? सिंपल है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक कंटेंट्स. इनऑर्गेनिक में आप लिख सकते हो बेटा मिनरल्स, विटामिन्स, ये कुछ आ जाएंगे इनऑर्गेनिक. अब बेटा ये सारे नाम तो सुनिए ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब कुछ हमने सुना रहता है. बस मैंने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया. कल को आपको पूछा गया नीट एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, पता होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, पता होना चाहिए बेटा. नाम पता रहता है, बस कैटेगरीज भूल जाते हैं, हेडिंग्स भूल जाते हैं, तो वहां से गड़बड़ क्या हो जाती है बेटा, शुरू हो जाती है. ठीक है, अब सर न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा हम लोग और डिवाइड करते हैं. राइट, सो न्यूट्रिएंट्स का पहला कैटेगरी आपको समझ में आ गया. अब न्यूट्रिएंट्स का दूसरा कैटेगरी, लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Macronutrients and the micronutrients. Okay,
सो भैया जो मैक्रो माइक्रो, थोड़ा नाम पे फोकस करो। न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, वो मालूम है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मींस बड़ा, लार्ज, माइक्रो मींस स्मॉल। तो ये कैटेगरी बनाने के दो पर्पस है। एक, जो न्यूट्रिएंट्स हमको लार्ज क्वांटिटी में लगते हैं हमारे डाइट में, राइट, हमारे डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको लार्ज क्वांटिटी में लगते हैं उसको हमने डाल दिया किसमें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और जो न्यूट्रिएंट्स एकदम स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसको हम लोग डाल देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ओके, अब भैया बात ऐसी है कि ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसमें क्या क्या जाता है। देखो, एक तो इसकी जरूरत हमको ज्यादा मात्रा में, तो हमको खाना भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इसकी मात्रा हमारे खाने में ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाएंगी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले तो ये मिनरल्स, विटामिन्स। देखो बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बच्चे हमेशा क्या गड़बड़ करते हैं कि ये कम मात्रा में लगते हैं तो इसको नहीं भी खाए तो चलेगा, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये पाया गया है कि इन चीजों की जब कमतरता होती है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, जैसे विटामिन्स, अब विटामिन्स के नाम में आपको पढ़ाऊंगा। विटामिन्स में से अगर कोई भी विटामिन की कमतरता होती है तो बॉडी में कोई ना कोई प्रकार की बीमारी हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में है लेकिन है जरूर, खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी सही सलामत चलेगी, नहीं तो आपको बीमारियां हो जाएगी। अब सर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें पता है किसका है, वाटर। खाना खाने के बाद पानी तो पीते हो, राइट, तो पानी भी एक जरूरत की चीज है और वो भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ चुकी है, वाटर। अब सर ये जो वाटर है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन हो चुका था हमारे लिए, राइट, कि मतलब ये इसको लार्ज क्वांटिटी में लिखे क्या स्मॉल क्वांटिटी में लिखे, ये कम मात्रा में भी चलता है क्या ज्यादा मात्रा में ही लेना पड़ता है, तो इस पे कंट्रोवर्सी आ चुकी है। फिलहाल मैं सीधे सीधी कंट्रोवर्सी सॉल्व कर देता हूं। वाटर को मेजॉरिटी बुक्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डाला गया है, ठीक है, तो हम लोग उसको वहीं लिखेंगे। वैसे बेटा बोला जाता है कि मिनिमम आपको दिन भर में 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उससे कम पीते हैं तो तकलीफें हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा पिएंगे तो बॉडी के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन मिनिमम 1.5 लीटर पानी आपने 24 घंटों में कंज्यूम करना चाहिए। तो सर ये हो गए न्यूट्रिएंट्स, ओके। अब सर मामला था इंट्रोडक्शन, तो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स, फिर से बताइए, इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन फाइनली इंजेशन। तो स्टेप्स ब्रेकडाउन नहीं करने के सीक्वेंस, और ये हो गया न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन। अब सर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके डिटेल आपको दिए जाते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। अब इस चैप्टर में आगे हमको क्या करना है, तो सिंपल है, हमको सिस्टम पहले पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर एनएस तक जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उनका कट सेक्शन, उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद एंड में फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद आते हैं डिसऑर्डर्स, ओके। तो आज जो हमने चीजें पढ़ी बेटा, ये आपके 10th में भी है थोड़ी बहुत और आपकी 11th में भी है। तो ये था एकदम बेसिक फाउंडेशन लेक्चर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।